नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशील त्रिपाठी वेदामृत आयुर्वेदा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लेने वाले हैं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है अस्थमा। ठीक है, जिसको सामान्य भाषा में दमा या सांस फूलने की बीमारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसके हिसाब से 2025 तक 400 मिलियन पीपल्स, 400 मिलियन लोग जो है वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे संसार में 400 मिलियन लोग जो है इससे अफेक्ट हो जाएंगे, ऐसा एक डेटा कलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये जो डेटा कलेक्शन है, मतलब 400 मिलियन क्या है, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, शायद ऐसे अगर हम डे टू डे के बारे में बात करें तो हमको बहुत ये नंबर नहीं पता चलता है कि हाँ, अस्थमा का डिजीज जो है वो कितनी तेजी से फैल रहा है या कितने लोगों को है। बट अगर ये नंबर में हम देखते हैं तो 400 मिलियन इज अ बिग चंक। ठीक है, इट मीन्स कि बहुत सारे लोग हैं जो इस बीमारी से पीड़ित हैं। ठीक है, या आगे आने वाले सालों में पीड़ित होने जा रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट एक हम देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं इसमें, क्या कंडीशन बनती है और इनसे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अस्थमा है क्या। सो अगर अस्थमा में क्या है कि हमारा जो रिस्पायरेटरी ट्यूब्यूल्स हैं, जो हमारी सांस की नलियां हैं ना, वो हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे हमें कोई एलर्जी होती है तो क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो उसके लिए एक रिएक्शन शो करती है। उसी तरीके से हमारी जो सांस की नली है वो एक तरीके से एलर्जिक हो जाती है, और वो कुछ चीज़ों के लिए, जिनको हम एलर्जिन कहते हैं, कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको लेकर के वो हाइपर सेंसिटिविटी शो करती है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एस्थमा। ठीक है, अब एग्जैक्टली मैं आपको शो करता हूं कि एस्थमा अगर एस्थमेटिक कंडीशन होती है तो जो हमारे रिस्पायरेटरी ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर क्या चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये कंडीशन है जहाँ पे ये नॉर्मल लंग की कंडीशन है और ये एस्थमेटिक लंग की कंडीशन है। ठीक है, मतलब ये जो हमारे रिस्पायरेटरी ट्यूब्यूल्स हैं, आप देखिए नॉर्मल लंग की कंडीशन में ये जो मसल है ये रिलैक्स कंडीशन पे है, ये लाइनिंग जो है हमारे रिस्पायरेटरी ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग है जो इस पे वो नॉर्मल है, और जो म्यूकस है यहाँ पे, जो एक चिकनापन के लिए जो म्यूकस होता है वो भी नॉर्मल अमाउंट में है, और ये वाइडेंटली ओपन है, ये ना देख रहे बिल्कुल अच्छे तरीके से ओपन है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन पे जब हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो ठीक है, यहाँ से जो एयर का मूवमेंट होगा वो आराम से हो सकता है। ठीक, वही हम बताते हैं दूसरे साइड पे। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन देखिए, अगर हमारे रिस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स की, तो ये जो मसल यहाँ पे रिलैक्स थी वो यहाँ पे टाइटन हो गई। ठीक है, मतलब क्या होगा, एक बैंड जैसे वो स्ट्रक्चर वहां पे बन गया। ठीक, दूसरी ये जो नॉर्मल लाइनिंग थी वो कैसी हो गई, यहाँ पे स्वेल हो गई। ठीक है, और जो म्यूकस था वो एक्सेसली यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो ओपनिंग थी जो यहाँ पे वाइडली इतनी ओपन थी, अब वो इस कंडीशन पे आ गई। ठीक, और हम ये समझ सकते हैं कि इस कंडीशन और इस दूसरी कंडीशन पे हमको अब सांस लेने पे कितनी दिक्कत होगी। ठीक है, और आगे क्या होगा, जब ये कंडीशन और प्रोग्रेस होगी तो ये जो ओपनिंग है ना ये और भी शार्ट होती जाती है। ठीक है, और भी कम होती जाती है, जिससे हमको सांस लेने में, सांस छोड़ने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है जी, तो ये चेंजेस जो होते हैं वो हमको अस्थमा में मिलते हैं, या ये जो सांस की बीमारी होती है इसमें हमको मिलते हैं। ठीक है, अब अस्थमा को जो आयुर्वेदा में डिफाइन किया गया है वो किया गया है तमक श्वास के अंतर्गत। ठीक है, यानी ये श्वास रोग के अंतर्गत स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो तमक श्वास के अंतर्गत इसका वर्णन है। ठीक, अब अगर हम ये वर्ड को ध्यान दें, तमक श्वास, ठीक, तो ऐसा नाम क्यों इसका आया। तमक श्वास में क्या होता है कि मोस्टली जो इसके सिम्टम्स होते हैं इस अस्थमा के, वो लेटर फेज ऑफ द नाइट, मतलब जो अर्ली मॉर्निंग या जो लेट, जब रात के खत्म होने वाला पार्ट होता है उस टाइम पे ज्यादा तेजी से इसके सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, तो एक तो उसके लिए तमक श्वास का नाम दिया गया, बिकॉज तमक मीन्स अंधकार, अंधेरा। दूसरा कि इस कंडीशन पे क्या होता है कि जो खांसी आती है या जो सांस लेने में दिक्कत होती है उसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो इतना एग्जॉस्ट कर जाता है कि उसको ऐसा फील होता है कि हम मैं अंधेरे में हूँ। ठीक है, उसकी वजह से इसका नाम दिया गया है तमक श्वास। ठीक, तो इस तरह से हम दो तरीके में हमने देखा, एक तो अस्थमा की कंडीशन आयुर्वेदा में क्या है, मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या चीज है। ठीक है,
अब हम ये देखते हैं कि कारण क्या है, क्या रीजन बनते हैं तमक श्वास होने के या ब्रोंकियल अस्थमा होने के। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर हम देखें तो एक बहुत डिफाइंड रीजन नहीं है कि क्या कारण है। कुछ फैक्टर्स बताए गए, कुछ ऐसे फैक्टर्स बताए गए हैं, कुछ चीजें बताई गई हैं जो इस कंडीशन को एग्रीवेट कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। ठीक है, और वो ही इसके कारण बनते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो जो हमारी अस्थमा की कंडीशंस है उनको एग्रीवेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, जेनेटिक कंडीशंस। अगर आपके फैमिली में कोई ऐसा है जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम रही है, ठीक है, तो आपको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, एक पार्ट। दूसरी चीज कि अगर एस्थमेटिक कंडीशन नहीं है बट किसी एलर्जी की हिस्ट्री है, मे बी एलर्जिक राइनाइटिस है या स्किन के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो भी एक चांस बनता है कि आपको एस्थमेटिक कंडीशन जेनेटिकली मिल जाए। ठीक है, दूसरा कंडीशन है रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। ठीक है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस मींस अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली लगातार कोल्ड कफ या एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित होते हैं तो वो आगे चल के आपको एस्थमेटिक कंडीशन में कन्वर्ट हो सकती है। सम फूड एंड बेवरेज मतलब कुछ खाने पीने की चीजें, उससे भी एलर्जिक हो सकता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी कि अस्थमा क्या है कि ये सेंसिटिविटी शो करती है बॉडी, जो हमारे रिस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स हैं वो सेंसिटिविटी शो करती हैं। ठीक है, तो मे बी कि कुछ पर्टिकुलर फूड होगा, कोई लिक्विड्स होंगे जिनको लेकर के आपकी बॉडी सेंसिटिविटी शो करेगी, तो उस कंडीशन पे ये वो फूड या वो लिक्विड, वो पेय पदार्थ आपके लिए एज अ एक तरीके से इसको बढ़ाने वाले, अस्थमा की कंडीशन को एग्रीवेट करने वाले रीजन बनेंगे। ठीक है, देन पेट। पेट में क्या होता है, मतलब जो आपके पालतू जानवर होते हैं उनकी वजह से भी, कई बार उनके फर की वजह से या कई बार उनके एक्सक्रीटर के जो मटेरियल्स होते हैं उनके वजह से भी जिन लोगों के घर में होते हैं उनको सांस की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, एंड द अदर वन इज द स्ट्रेस। ठीक, स्ट्रेस होने से भी क्या होता है कि जो हमारा अस्थमा का प्रॉब्लम होता है वो एग्रीवेट होता है। ठीक है, कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिनकी वजह से इस तरह की कंडीशन एग्रीवेट होती है। डस्ट, डस्ट बहुत कॉमन रीजन होता है। ठीक है, बहुत बार अगर आपने देखा होगा अपने घरों में सफाई करते हुए कि साफ करते समय जो पुराना धूल होता है, अगर आप उसको कभी साफ करने गए तो अचानक से आपको छींक आने लगती है, या किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो वो एग्रीवेट कर जाती है। अगर वो बंदा जो है नॉर्मली काम कर रहा होता है, सडनली वो धूल के जैसे ही संपर्क में आता है ये कंडीशन एग्रीवेट कर जाती है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ केमिकल्स एंड परफ्यूम्स, लाइक कुछ उसकी जो फ्रेग्रेंस होगी, अगेन द सेम थिंग, उस ये फ्रेग्रेंस वो पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल्स होगा वो एज एन एलर्जन वर्क करेगा, और हमारी जो रिस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, सिकुड़ जाएंगे और हमको एस्थमेटिक कंडीशन की तरफ हम मूव कर जाते हैं। एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, स्मोकिंग है, ठीक है, बहुत सारी ये फैक्टर्स हैं। उसके अलावा एक चीज और आती है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा मीन्स क्या कि में भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पर्टिकुलर ऐसे ऑक्यूपेशन, एक ऐसे काम में होते हैं या एक ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में होते हैं जिससे वजह से जो हमारी अस्थमा की कंडीशन है वो एग्रीवेट होती है, या हम एस्थमेटिक कंडीशन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे उसका एक कॉमन एग्जांपल है, जो लोग कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, उसमें जो रुई के बनती है जहाँ पे जो फैक्ट्रीज में, उससे बहुत सारे लोगों को अस्थमा एग्रीवेट होता है। ठीक है, उसी तरीके से जो यहाँ पे कांच का काम होता है उससे भी वो एग्रीवेट होता है। ठीक है, तो ये रीजन, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके वजह से ये कंडीशन हमारी एग्रीवेट होती है, अस्थमा की कंडीशन एग्रीवेट होती है। बट ये हाइपर सेंसिटिविटी आती क्यों है, इसका कोई पर्टिकुलर रीजन मॉडर्न मेडिकल साइंस में डिफाइन नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि ये जो चीजें मैंने बताई वो एक फैक्टर्स हैं वो जो एग्रीवेट करते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि आयुर्वेदा कैसे इसको डिफाइन करता है तमक श्वास की कंडीशन को। ठीक है, जी, तो अगर आप तमक श्वास की कंडीशन को देखेंगे तो आयुर्वेदा में जो डिफाइन किया गया है, ऐसा बताया गया कि कफ और वात दोष के बढ़ने की वजह से ये तमक श्वास की कंडीशन एग्रीवेट होती है। ठीक है, अब कफ बढ़ता कहाँ है, और दूसरा क्या बताया गया है कि तमक श्वास की कंडीशन को पित्त स्थान समुद्भव बताया गया। पित्त स्थान समुद्भव मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव पार्ट है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है,
आप यहाँ पे एक डायग्राम ये देख सकते हैं कि इसमें जो निदान सेवन मतलब वात का निदान सेवन और कफ का निदान सेवन, कफ प्रकोप, ठीक है। कफ का निदान का सेवन किया आपने तो कफ प्रकोप हुआ। कफ निदान सेवन में क्या हुआ, जैसे ऐसी चीजें जो पचने में बहुत भारी थी, जो चिकनाई वाली चीजें हैं, उनका सेवन किया गया, ठीक है। या आपको इंडाइजेशन की कंडीशन थी, फिर भी आपने खाना खाया, ठीक। या दिन में सोने की वजह से ड्यू टू एनी रीजन कफ का प्रकोप हुआ, ठीक है। उस कफ के प्रकोप से क्या हुआ, अग्निमांद्य हुआ। अग्निमांद्य होने से क्या मतलब हुआ कि आपका जो डाइजेस्टिव फायर है वो कम हुआ, आपका जो डाइजेस्टिव कैपेसिटी है वो कम हुई। उसके कम होने से क्या हुआ, आम विष बना। आम विष मीन्स कि हमने जो खाना खाया अग्निमांद्य की वजह से वो पूरी तरह कन्वर्ट नहीं हुआ, तो जो अनकन्वर्टेड पार्ट है उसका नाम दिया गया आम विष, ठीक है। उस आम विष की वजह से क्या हुआ, जो हमारी सबसे प्राइमरी जो टिश्यू लेवल पे सबसे प्राइमरी हमारी जो धातु बनती है, रस धातु इसको हम बोलते हैं, वो दुष्टि होती है, मतलब वो अपने प्रॉपर फॉर्म में नहीं बनता है, ठीक है। और उसके नहीं बनने से क्या हो गया, मलभूत कफ की वृद्धि होती है, मतलब वो जो हमारा कफ होता है वो अगेन एग्रीवेट होता है, ठीक है। हमारा जो कफ है वो अगेन एग्रीवेट होता है, और उसके द्वारा जो प्राणवायु स्रोत है, मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी चैनल, जो हमारी पूरा रेस्पिरेटरी सेंटर है, उसके ट्यूब्यूल्स में अवरोध होता है, ठीक है। सो वो जो मूलभूत कफ बना, जो मलभूत कफ बना है, उसके वजह से क्या हुआ, जो ट्यूब्यूल्स हैं वो उसकी वजह से ब्लॉक हुई। जैसे हमारा कोई एक तरीके से ड्रेनेज है, उस ड्रेनेज में अगर कुछ फंस गया तो क्या होगा कि वो ब्लॉक करता है, उस वो जो मटेरियल्स उसके अंदर फ्लो कर रहे होते हैं वो ब्लॉक होते हैं। सेम वे में हमारी जो रिस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स हैं उनमें इस कफ के रुकने की वजह से क्या होता है, ब्लॉकिंग आती है। और उस ब्लॉकिंग वजह से क्या होता है, प्रकुपित वात का मार्गावरोध, यानी जो एयर जो इजिली फ्लो कर रही थी वो उसके मार्ग में रुकावट आने लगती है, ठीक। जिससे हमको श्वास कष्ट और श्वास रोग होता है। सेम वे में आप एक निदान सेवन और देख सकते हैं कि वात का प्रकोप होने से, वात का प्रकोप भी बहुत सारे रीजन से, जैसे स्ट्रेस की बात हम कर रहे हैं तो स्ट्रेस करेंगे उससे भी होगा, रात की अगर नींद आपकी कंप्लीट नहीं है उसके वजह से भी होगा, ठीक है। तो जो भी आपके निदान है, जो कारण है जो वायु को प्रकोपित करते हैं, अगर आप उनका सेवन करते हैं तो वो भी, वो वात प्रकोप और कफ प्रकोप इन दोनों के मिले जुले रीजन के वजह से हमको ये श्वास रोग की कंडीशन मिलती है, ठीक है। तो ये आयुर्वेद में बताया गया है कि ये जो हमारी कंडीशन मिली हमको, ठीक है, ये एग्रीवेटिंग फैक्टर्स नहीं है, ये एक बेसिक रीजन दिया गया है कि ये रीजन है जिसके वजह से आपको तमक श्वास होने की कंडीशन बनती है, ठीक है। यहाँ पे हमको दो तीन चीजें ध्यान देने की बात है। पहली चीज ये कि अगर हमको इस तरह की कंडीशन है जहाँ पे हम अस्थमा की कंडीशन मिल रही है या तमक श्वास की कंडीशन मिल रही है, तो हमको जो हमारा डाइजेशन का पार्ट है, जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, उसको हमको इंटैक्ट रखना होगा, उसको हमको एक प्रॉपर वे में रखना होगा, ठीक है। अदरवाइज डेफिनेटली हम इस तरह की कंडीशंस के लिए आगे सफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका रीजन। अब हम देखते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, अगर तमक श्वास की कंडीशन है या ब्रोंकियल अस्थमा कंडीशन है तो उसमें हमको क्या सिम्टम्स मिलते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला सिम्टम मिलता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। दूसरा डिफिकल्टी ब्रीथिंग, जो बहुत कॉमन है, डिस्पनिया जिसको हम बोलते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलती है, ठीक है। ड्राई कफ, कफिंग होती है। दूसरा नाइट कफ, नाइट कफ का मतलब क्या होता है कि मोस्टली, इसलिए मैंने बोला कि रात में क्या होता है कि जब पेशेंट लेटता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है और खांसी आती है, ठीक है, और इसलिए उसको उठ के बैठना पड़ता है, और जब उठ के बैठता है तो उसको रिलीफ आता है, ठीक है। तो उस टाइम की जो कफिंग होती है वो नाइट कफ होती है। अब हम देखिए समझना, ये ड्राई कफ और नाइट कफ, ये दो अलग अलग चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक। तो ड्राई कफ से नाइट कफ की तरफ हम मूव करते हैं कब, जब अगर हमने इस कंडीशन को ध्यान नहीं दिया, या हमको स्टार्टिंग में कुछ सिम्टम्स मिले और हमने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है। अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया तो डेफिनेटली हम रात के तरफ की जो हमारे सिम्टम्स होते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है, उसके तरफ मूव करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉक्टर्नल अस्थमा, ठीक है। वीज, वीज मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं उस टाइम पे सीटी की आवाज आती है। बहुत सारे लोग, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, तो जब वो ऐसे सांस छोड़ते हैं तो सीटी की तरह की आवाज आती है, तो वीज, वीजिंग इसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम होता है। और चेस्ट पेन, चेस्ट पेन या इसको हम कह सकते हैं टाइटनेस ऑफ चेस्ट, पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसके जो चेस्ट है ना वो एकदम जकड़े हुए हैं, वो मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इसको दिक्कत आती है, जिसमें से क्या हो गया, डिस्निया है, वीज है, कफिंग है, चेस्ट टाइटनेस है, इस तरह की सिम्टम्स उसको आते हैं, ठीक है। तो ये इसके हो गए सिम्टम्स। अब डायग्नोसिस की कैसे करते हैं हम, तो पहली चीज तो ये कि आपकी हिस्ट्री,
आपकी हिस्ट्री आप जो बताएंगे उसके हिसाब से, और दूसरा इसके साथ में कुछ टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपके लंग वॉल्यूम्स मेजर किए जाते हैं, जो बहुत इजीली टेस्ट किए जाते हैं, और उन उसके बेस पे एक फाइनल डायग्नोसिस बनाई जाती है कि हाँ ये कंडीशन अस्थमा की या तमक श्वास की है। ठीक है, अब क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम इसको, क्या या हम कैसे बच सकते हैं इस कंडीशन से। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैंने बताई कि जो आयुर्वेदा में निदान का इसके बारे में बताया गया है कि वात का निदान और कफ का निदान। कफ का जब प्रकोप हो रहा है, और वो कफ प्रकोप कहाँ से हो रहा है, हमारे अग्निमांद्य से। ठीक, तो कभी भी आपका डाइजेशन अगर रेगुलर या कंटिन्यूअस वे में बहुत अच्छा नहीं है या इनडाइजेशन की तरफ है, ठीक है, मतलब आपको लगता है कि पेट बहुत हमेशा भारी बना रहता है, ठीक है, या मोशन क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक, अनसेटिस्फैक्टरी मोशन की सिचुएशन बन रही है, ठीक है, तो इस सिचुएशन को कभी भी आप टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए या एज अ कॉन्स्टिपेशन मान करके इसको मत ट्रीट करिए। ठीक है, इसको हमेशा आप एक डॉक्टर से मिलिए जो इस चीज को डायग्नोज करके उसके लिए आपको ट्रीटमेंट देंगे। तो पहली चीज हमको ये ध्यान देनी है कि हमारा जो डाइजेशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे, एक चीज। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है तो डेफिनेटली आपको ज्यादा अलर्ट रहना होगा। ठीक है, थर्ड थिंग कि अगर सपोज कि इस तरह की कंडीशंस हैं तो आप क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मेडिसिन हैं, बहुत सारे सिंगल हर्ब्स हैं, बहुत सारे थेरेपीज हैं जो इसके लिए यूज करी जाती है। जैसे कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, जैसे तालीशादी चूर्ण है, शीतोपलादी चूर्ण है, वो उस कंडीशन पे बहुत अच्छा काम करती है। दशमूल बहुत अच्छा काम करती है। उसके अलावा हल्दी, हल्दी अगर अबकी में भून के लें तो वो भी बहुत अच्छा काम करती है। त्रिकटू, त्रिकटू में सूंठ, मरीच और पिपली ये समान मात्रा में लेकर के, ठीक है, इनका पाउडर बना ले और थोड़े ल्यूकवार्म वाटर के साथ पे यूज करें, वो भी बहुत अच्छा काम करती है इस कंडीशन पे। साथ ही साथ आप इसमें एक काम और कर सकते हैं कि तिल का तेल लेकर के उसमें सेंधा नमक मिला के और उसको हल्का गर्म कर लें। ठीक है, मतलब तेल को हल्का गर्म करके उसके बाद उसमें नमक मिला लें, और इस अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इस तरह की जहाँ पे आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, या ऐसा लग रहा है कि चेस्ट चाटने से कंडीशन बन रही है, तो उस कंडीशन पे आप अपने चेस्ट पे, बैक पे उस ऑयल को हल्के हाथ से मालिश करके और थोड़ा सा फोमेंटेशन दीजिए, थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करिए, तो टेम्पररली आपको इस कंडीशन पे रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये क्या है, ये सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, ये आप एज अ होम रेमेडी यूज कर सकते हैं, बट नेवर कि आप इस चीज को इस तरीके से यूज करिए कि नहीं यही ट्रीटमेंट है। नहीं, ये एज अ सप्लीमेंट आप यूज कर सकते हैं, बट फॉर ट्रीटमेंट आप डॉक्टर से मिलिए। आप अपने जो पूरी सिचुएशन है, कोई हिस्ट्री है क्या आपकी, या आपका डाइजेशन कैसा चल रहा है, ठीक है, किसी तरह की एलर्जी रही है पहले आपको, वो सारी चीजें आप बताइए ताकि उसके बेसिस पे प्रॉपर वे में एक डायग्नोस करके उसका एक ट्रीटमेंट किया जा सके। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह की कोई दिक्कत है तो प्लीज आप हमारे वेदामृत आयुर्वेदा का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करिए, और हम आपको इसके लिए पूर्णतया एक सुरक्षित और सफल उपचार देने के लिए हम आपके लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ क्वेरीज होंगे तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए, और फिर हम आगे की वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ पे आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।